बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चले शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आरजेडी की रैली में खुलेआम एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आए। जी हाँ, आप भी ये सुनकर के चौंक गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है कि उन्होंने पूर्णिया में एनडीए का भी समर्थन किया है, यानी कि जेडीयू से उम्मीदवार संतोष कुशवाहा का भी समर्थन किया है और कहा कि संतोष कुशवाहा को भी वोट दें। आपको बता दें कि लोगों से अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में दो धारा के बीच मुकाबला है, या तो आप इंडिया गठबंधन को या फिर एनडीए को चुनो। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप इंडिया के उम्मीदवार बीमा भारती को वोट नहीं करते हैं तो फिर एनडीए को कर देना। तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बल्कि ये दो धारा और फिर या तो एनडीए या फिर इंडिया का लड़ाई है। आप इंडिया को चुनो। अगर इंडिया के बीमा भारती को नहीं चुनते हो तो फिर आप एनडीए को चुन लो। एनडीए से उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को वोट दो, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुए हैं उसको मत चुनो, यानी कि पप्पू यादव को वोट मत दो। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों पर आरोप पत्र जारी करते हुए देश को तोड़ने वाला अलायंस बनाने का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों ने नाम बदल करके नकली राष्ट्रवाद की मुहिम चलाई है। जब पहले इनके गठबंधन का नाम यूपीए था, अब इन लोगों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर देश को भ्रम में डालना चाहते हैं। जब लोग कहते हैं कि श्रेष्ठ भारत का निर्माण और फिर देश की प्रगति के लिए गठबंधन तैयार किया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सभी देश को तोड़ने वाले गठबंधन के लोग हैं। जब कांग्रेस, राजद और फिर लेफ्ट पार्टियों के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जब इन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो फिर स्पष्ट हो गया है कि उनकी नीति और फिर नियत राष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि वामपंथी दलों ने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ तक कह दिया है कि उनकी सरकार बनी तो फिर सभी परमाणु हथियारों को समुद्र में डाल देंगे। अब जरा सोचिए कि ये कदम भारत को कमजोर करने वाला है या फिर तरक्की की ओर ले जाने वाला है। इन लोगों ने गठबंधन के नाम पर महाठगबंधन तैयार कर लिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधेपुरा में कैंपन कर रहे हैं। जब वह यहां से फिलहाल पूर्वी बिहार और फिर सीमांचल की राजनीति को साधने में लगे हैं। यह दूसरे चरण की 5 सीटों में 3 पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीमांचल की है, जबकि भागलपुर और बांका पूर्वी बिहार में आती है। यह चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2014 के चुनाव से ही मधेपुरा से कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार की सीटों पर प्रचार अभियान को गति देते रहे हैं। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ 10 दिनों तक कैंपन किया था, जब वहीं से हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार को निकले थे। ये इलाके की सीटों पर नजदीकी नजर रखने की कवायद मानी जाने लगी है। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज छोड़कर के अन्य सीटों पर जदयू और उसके सहयोगी दल को सफलता मिली। आपको बता दें कि 2015 एवं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पिछले चुनाव और इस बार के प्रचार में बदलाव भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इलाके में रोड शो भी कर रहे हैं। सभाओं में विकास कार्यों के साथ साथ राज्य में 2005 के पहले की स्थिति का भी स्मरण करा रहे हैं। जब नई पीढ़ी को जंगल राज की हकीकत के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को उनके लिए किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। ये वोट में कितना तब्दील होगा ये भविष्य ही बताएगा। दोस्तों बिहार के बांका में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रैली को संबोधित किया। इस दौरान लोगों से कहा कि देखते थे ना कि बिहार में पहले कुछ नहीं था, हमारी सरकार आने के बाद ही वो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और फिर जंगल राज को लेकर के बातें कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 नवंबर से हम सरकार में हैं, जब तब से बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि हमसे पहले जिसकी सरकार थी वो याद है ना, कोई शाम में नहीं निकलता था, सब रात में घर से निकलने से डरता था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब रात में लड़का लड़की सब साथ में घूमते हैं, जब अब कोई भी डर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पति पत्नी का राज था, खुद हटे तो फिर पत्नी को सत्ता में दे दी। जब जंगल राज में कोई भी घर से नहीं निकलता था, जब कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। उन लोगों के जमाने में क्या हालात थे, जब पहले बेटा को बनाया फिर बेटी को बनाया। उनको सिर्फ परिवार की चिंता है, देश की नहीं, बिहार की नहीं, और हमको बिहार की चिंता है। हम अपने परिवार को इसमें नहीं लाए हैं, राजनीति में नहीं लाए हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए बिहार की 5 सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के पर्चे की जांच की गई। वहीं पर आज एक लोकसभा सीट पर नॉमिनेशन करने वाले 20 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज कर दिया गया। 5 सीटों पर कुल मिलाकर के 42 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जब बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होने वाले तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। जब इन सीटों में अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है। जब चुनाव आयोग से मिल रही जानकारी के मुताबिक नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी, शपथ पत्र नहीं लगाने तथा या फिर चुनाव
चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तावों को पेश नहीं करने जैसे कारणों से 42 उम्मीदवारों का नामांकन कैंसिल कर दिया गया। वहीं पर चुनाव आयोग से मिल रही जानकारी के मुताबिक अररिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। अररिया के डीएम इनायत खान ने मीडिया को बताया है कि अररिया सीट के लिए 29 कैंडिडेट ने 40 सीट में नामांकन किया था। जब कैंडिडेट या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सामने नॉमिनेशन पेपर की जांच की गई, जिनका पर्चा खारिज कर दिया गया, जहां उन सबको पक्ष रखने का मौका दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने बताया है कि खड़गे जी पार्टी के घोषणा के पत्र में दिए गए बयानों को लेकर के पीएम मोदी से बात करेंगे। इस दौरान वे न्याय पत्र को लेकर के अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने इसी महीने की 5 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जब कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया था। जी हाँ, अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने महिला, किसान, बेरोजगार और फिर नौजवानों सभी का ख्याल रखा गया। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जम करके हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उसे कभी बाहर नहीं निकल सकती। जब उसने जो घोषणा पत्र बनाया है वह कांग्रेस की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और समग्र अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी को वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जी हाँ, हम हाथ जोड़ करके पीएम मोदी से नफरत की राजनीति छोड़ने और फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हैं। अर्जुन की तरह युवा, बुजुर्ग, मजदूर वर्ग, किसान और फिर हमारी माता बहनें सभी का एक ही लक्ष्य है और वह है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था। ये वास्तविक मुद्दे हैं। दोस्तों, बिहार में चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज है। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जगह जगह जाकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने ये भी बता दिया है कि अच्छे लोग राजनीति में टिक क्यों नहीं पाते हैं या फिर इसमें आने से कतराते क्यों हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे माता पिता और फिर गुरुओं ने सिखाया है कि जिस काम को कीजिए उसे ईमानदारी से कीजिए। बिहार को सुधारने के लिए अगर आए तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, जहाँ घर परिवार और फिर सारी सुख सुविधा छोड़ करके पिछले 1.5 साल से यहीं पर खूंटा गाड़ करके बैठा है, जहाँ आने वाले कई साल तक लगे रहेंगे। जी हाँ, वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज तक किसी ने जितनी मेहनत नहीं की होगी उतना करेंगे। हमारा विश्वास है कि समाज मानेगा, उसको मनाएंगे। जब बिहार में जो सही सोच वाले लोग हैं, जिसके पास क्षमता और जज्बा है, जो कुछ कर सकते हैं, वे धीरे धीरे राजनीति से किनारे हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के लिए 5 सीटों यानी कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यह राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। इस बीच कटिहार एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी ने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि माहौल एनडीए के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि प्रचार करने के दौरान हम किसी भी गाँव में जाते हैं तो फिर सवाल पूछते हैं, जनता पूछती है कि आप किसके कैंडिडेट हैं, तो फिर हम बताते हैं कि मोदी जी के कैंडिडेट हैं। तो फिर जनता कहती है कि तब आपको वोट देंगे। जहाँ अगर आप मोदी के उम्मीदवार नहीं है तो फिर वोट आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर सांसद हमने सड़क बनवाया, अस्पताल बनवाया, विकास का काम हमने किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज का भी फायदा हमको मिलेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जीत एनडीए की ही होगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक भाषण का हिस्सा वायरल हो रहा है और इसमें बताया जाता है कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता है उनको 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जी हाँ, जबकि केडीवी लाइव की अपनी जांच में पाया गया है कि ये वायरल दावा फर्जी है, भ्रामक है। राहुल गांधी कांग्रेस घोषणा पत्र के पहली नौकरी पहली गारंटी पर बोल रहे थे, जिसमें कांग्रेस शिशु एक्ट 1961 हटा करके राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लाने का वादा कर रही है। साथ ही 25 साल की कम उम्र की डिग्री डिप्लोमा होल्डर को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। वायरल वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे जो युवा है, जो आज सड़क पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और फिर महीने का 8,500 रुपए खटाखट हमारी सरकार डालेगी। वहीं पर फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा है कि जो युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख, महीने का 8,500 ठकाठक आ जाएगा। अब 10-20 बच्चा पैदा करो और इंस्टा फेसबुक चलाओ, जहाँ सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आ जाएगा साल का। लेकिन केडीवी लाइव में पाया गया है कि वायरल वीडियो 20 अप्रैल 2024 को
बिहार के भागलपुर में हुई कांग्रेस की जनसभा का है। यहाँ पर राहुल गांधी बेरोजगार ग्रेजुएट और फिर डिप्लोमा धारकों को सालाना 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, जिसे भ्रामक दावे से शेयर किया जा रहा है। वायरल दावे की जांच के लिए हमने कांग्रेस की यूट्यूब हैंडल को खंगाला, जहां यहाँ पर हमें 21 अप्रैल 2024 को अपलोड किया गया खटाखट पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इस टाइटल दिया गया। ये इस टाइटल से एक वीडियो मिला। जब वीडियो में पहले राहुल गांधी महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं, जिसके तहत गरीब परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना और फिर 8,500 रुपए महीने का डालने का वादा करती है। लेकिन जिस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वालों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो ऐसे में हमने पाया है कि ये वीडियो भ्रामक है, फर्जी है। आप इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अब मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। यह कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया है, वैसा तो उन्हें आरएसएस ने भी नहीं सिखाया होगा। यह मोहन भागवत क्यों चुप है? हम आरएसएस का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। यह कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि मगर हम मानते हैं कि ये बातें आरएसएस ने मोदी को सिखाई नहीं होगी। ये आरएसएस की भी संस्कृति नहीं है। यह पीएम के संस्कार हमारी सभ्यता के संस्कार से जुड़े होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पीएम इज्जत के लायक ना रहे तो फिर जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें पीएम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब क्या मोदी देश के ऊपर हो गए हैं? कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान देते हैं कि महिलाओं के गहने कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को दे देगी। क्या 20 करोड़ लोग देश के लिए मायने नहीं रखते? क्या उनकी आकांक्षा नहीं है? राजनीति में ऐसी गिरावट हिंदुस्तान की सियासत में न कभी हुआ है और न ही मैं चाहता हूं कि कभी हो। मगर एक सवाल मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषा है, इसकी चुनाव आयोग को निंदा करनी चाहिए, जब मोदी जी को नोटिस देना चाहिए, या चैनल्स को आदेश देना चाहिए कि इस भाषण को दोहराया नहीं चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने 21 अप्रैल यानी कि रविवार को झारखंड की रांची में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये तो होना ही था। हिडन एजेंसी स्वार्थ से वशीभूत होकर के जो अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, उसका स्वरूप किसी न किसी रूप में तो दिखाई पड़ेगा। वहीं पर तेजस्वी यादव के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए गए आरोप है कि वे बीजेपी के साथ हैं। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है। सीबीआई, ईडी और फिर इनकम टैक्स को वे भाजपा की जमाई कह रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने 6 सीट पर उम्मीदवार तय कर दिया है। महाराजगंज सीट से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया है। वहीं पर बेतिया से मदन मोहन तिवारी, समस्तीपुर से बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी, सासाराम से विश्वनाथ राम और फिर मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का नाम पर मुहर लगी है। दोस्तों, बिहार और देश भर में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। जब पिछले दिनों गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए बयान पर इंडिया गठबंधन के बेगूसराय के संयोजक और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा प्रसाद ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। जब चुनाव आयोग को अपने लिखे गए पत्र में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि 19 अप्रैल को बेगूसराय के जेडी कॉलेज में आयोजित आशीर्वाद सभा में गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों से वोट न मांगे। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जिले में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोस्तों, एक बड़ी खबर पटना से सामने आई है। आपको बता दूं कि पटना के 69 अस्पताल, जांच घर और कलेक्शन सेंटर को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश पटना के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। इन सभी पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधक में लापरवाही बरतने का आरोप है। इसमें डेंटल क्लिनिकों की संख्या सबसे अधिक है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधक निगरानी समिति के अध्यक्ष सह डीएम शीर्षक कपिल अशोक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में विकास मुद्दे और तरक्की की बात होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई विजन नहीं है, जब वे केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की भी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नफरत की राजनीति छोड़ करके बड़े मुद्दों पर बात करें। युवा, व्यापारी, किसान, महिलाएं और देश का हर वर्ग के पास इस वक्त एक ही मुद्दा है, महंगाई
और बेरोजगारी को, वह है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था। असल मुद्दा यही है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि अग्निवीर योजना युवा भी परेशान है। आपको बता दो कि तेजस्वी यादव लगातार अपनी हर सभा में महंगाई और फिर रोजगार को लेकर के भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने जनता से यहाँ तक कह दिया है कि सरकार बनी तो फिर वे सबसे पहले रोजगार देंगे और फिर महंगाई पर नियंत्रण हासिल करेंगे। दोस्तों, भारत में इसी साल लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर के अमेरिकी संसद ने चौंकाने वाला दावा किया है। जहां संसद की स्वतंत्र शोध इकाई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएए के प्रावधान भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके इस साल मार्च में सीएए को लागू किया। सीआरएस की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीएए के प्रमुख प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कानून के विरोधियों ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा एक हिंदू बहुसंख्यकवादी है और मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जिससे भारत को आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का दर्जा देने वाली छवि धूमिल होती है। साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मापदंडों और फिर दायित्वों का भी उल्लंघन होता है। दोस्तों, बिहार और फिर देश भर में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। जब पिछले दिनों गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए एक बयान पर इंडिया गठबंधन के बेगूसराय के संयोजक और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग को अपने लिखे गए पत्र में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि 19 अप्रैल को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में आयोजित आशीर्वाद सभा में गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों से वोट न मांगे। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जिले में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शत्रुघ्न प्रताप सिंह ने पत्र में आगे लिखा है कि वर्तमान में अभ्यर्थी गिरिराज सिंह से लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कृपा करें कि स्वयं इसकी जानकारी में बेगूसराय पाकिस्तान परस्त देशद्रोही मतदाता है, तो उनके द्वारा अपने ही सरकार से किस परिस्थिति में इसे छुपाया गया। उनके भाषण से ये भी प्रमाणित होता है कि उनके कार्यकर्ताओं को भी ऐसे मतदाताओं की जानकारी प्राप्त है जो ये जानते हुए कि सोची समझी राजनीति के तहत किस नियम से इस संवेदनशील मामले को अपनी ही सरकार के गृह मंत्रालय से भी छुपा करके रखा गया। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को भाजपा की जमाई बताए जाने पर जम करके पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाएं माँ भारती की संतान है और ये संविधान हमारी माता के स्वरूप है। जब पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन संवैधानिक संस्थानों को लेकर के इस प्रकार मजाक कर रहे हैं और इस तरीके के शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हैं तो फिर ये घृणित मानसिकता का परिचय है। उन्होंने आगे सवालिया लहजे में कहा कि जो नाजायज औलाद हैं, दहशतगर्द हैं, उग्रवादी और फिर भ्रष्टाचारी, ये क्या तुम्हारे यार हैं। भाजपा के नेता विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि तुम्हारे माता और पिताजी द्वारा किए गए कार्य ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। जब माँ भारती की संतान अगर मामले की जाँच कर रही है तो फिर न्यायालय उस पर फैसला दे रही है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया जीएमसीएच में परसों कराए जाने के नाम पर पैसे की लेन देन का मामला सामने आया है। जी हां, परसों वार्ड में कार्यरत आशा और फिर नर्सों पर परसों के एवज में यानी कि डिलीवरी कराने के बदले में अवैध उगाही का आरोप लगा है। प्रसूता के परिवार वालों का आरोप है कि उनसे नवजात के परसों के नाम पर आशा ने 2000 रुपए ऐंठ लिए, जबकि नर्सों ने मिठाई के नाम पर 50 से 100 रुपए तक ले लिए। आखिर में परसों के नाम पर चल रहे अवैध उगाही के खेल से प्रसूता के परिवार वाले परेशान हो गए, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। जब मामले की जानकारी देते हुए प्रसूता के ससुर अरुण महलदार और फिर पति आनंद महलदार ने बताया है कि वे लोग मरंगा थाना क्षेत्र के हरदा के विक्रमपट्टी गांव के रहने वाले हैं। सुबह उनकी बहू शोभा देवी को तेज परसों पीड़ा उठने के बाद वे लोग बहू को लेकर के आनंद फानन में जीएमसीएच पहुंचे, जहां परसों के लिए बहू शोभा देवी को परसों वार्ड में एडमिट कराया गया। सुबह करीब 7 बजे बहू की डिलीवरी हुई और बेटा हुआ। डिलीवरी के कुछ ही देर बाद उसके पास आशा पहुंच गई और फिर नवजात का चेहरा दिखाने के नाम पर 2000 रुपए ले लिए। दोस्तों, सीमांचल, मिथिलांचल और पटना समेत बिहार के अधिकतर जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग की ओर से 22 से 24 अप्रैल तक पटना, बांका, शेखपुरा और जमुई जिले में लू यानी कि हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर अरवल, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, नवादा और फिर गया जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर बेहद जरूरी काम होने पर ही निकले। वहीं पर राजस्थान से आ रही शुष्क गर्म
उत्तरी पछुआ हवा, चिलचिलाती धूप और फिर लगातार वायुमंडल में हो रही आर्द्रता की कमी की वजह से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम पारा 41 से 43 डिग्री तक रह सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान बक्सर से भागलपुर तक दिन के समय सतही गर्म हवा की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर तथा झोंके के साथ हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। दोस्तों, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह समर्थक में प्रचार करने 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर आएंगे। जी हां, आपको बता दूं कि जिला मुख्यालय स्थित सफिया सराय हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आने से पहले 24 अप्रैल को जिला में दीप जलाकर के दीपावली मनाई जाएगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मुंगेर आ रहे हैं। इससे पहले वे 2015 विधानसभा चुनाव में मुंगेर आए थे, जब उनकी सभा को लेकर के पार्टी के नेता सभी प्रखंड और फिर मोहल्ले में जाकर के बैठक कर रहे हैं। इसके माध्यम से सभा में आने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है। जब हमारा प्रयास है कि हर बूथ से लोग आए हैं। जब उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के निवर्तमान विधान पार्षद एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए मुसलमान के हित में काम करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे को निराधार और हास्यास्पद बताया है। जहां मिश्रा ने रविवार को बयान जारी करके कहा है कि कटिहार और पूर्णिया की चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार का ये दावा बिल्कुल भी निराधार और हास्यास्पद है कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर के मुसलमान के हित में काम किया। जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये दावा सिर्फ भ्रम फैलाने की मात्र कोशिश है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार द्वारा किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा देने के बावजूद भी उसके निर्माण कार्य में अभी तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने पूछा है कि सरकार के अधीन कार्यरत संस्थाएं सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, उर्दू परामर्शदात्री समिति बीते 6 सालों से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, आखिर क्यों? दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर वलसाड एक्सप्रेस में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए आरपीएफ के जवान ट्रेन में घुसे, तभी फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग को बुझाने वाला सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की जान चली गई। बताया जाता है कि सुबह सुबह ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची, इसलिए पर S8 बोगी से धुआं निकल रहा था। जहाँ S8 बोगी के शौचालय में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना पर मौके पर विनोद पहुंचे। जब वे आनंद फानन में अग्निशमन यंत्र लेकर के आग बुझाने में जुट गए। एक सिलेंडर खत्म होने के बाद जैसे ही दूसरे सिलेंडर लेने लगी तो फिर सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में कांस्टेबल की जान चली गई। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों में सीमांचल इलाके की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया सीट, तो वहीं पर पूर्वी बिहार के भागलपुर और बांका सीट शामिल है। यह सीएम नीतीश और फिर एनडीए के लिए दूसरा चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो वहीं ये फेज इंडिया गठबंधन में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के लिए अहम है। जब बिहार में बीजेपी की सियासी छांव के नीचे रहने के बावजूद भी जेडीयू के लिए 2024 का चुनाव काफी मुश्किल भरा है, तो वहीं पर कांग्रेस के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि दूसरे चरण की रणभूमि में किसका पलड़ा भारी रहता है। आपको बता दें कि बिहार के दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट पर चुनाव है। एनडीए की तरफ से 5 लोकसभा सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से बांका और पूर्णिया 2 सीट पर आरजेडी चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस 3 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। 2019 में इन 5 सीटों पर 4 सीटें एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू को मिली थी और बाकी 1 सीट कांग्रेस किशनगंज जीती थी। जब बिहार में यही एक सीट थी जिसे विपक्ष जीत सकी थी, जबकि बाकी सीटें एनडीए को मिली थी। आरजेडी 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। वहीं पर बात करें कि आखिर कौन किस सीट पर किस्मत आजमाने के बारे में, कि कौन किस सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं, तो जदयू ने भागलपुर से मौजूदा सांसद अजय निषाद मंडल, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और बांका से गिरधारी यादव को फिर से चुनावी आखिरे में उतारा है। वहीं पर मुस्लिम बहुल किशनगंज सीट पर जेडीयू ने अपना चेहरा बदल दिया। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज सीट पर मुजाहिद आलम पर दाव लगाया है। 2019 में इस सीट पर जेडीयू ने महमूद अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसको कांग्रेस के मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद ने पराजित किया था। वहीं पर कांग्रेस ने किशनगंज सीट पर मोहम्मद जावेद को उतारा है, तो वहीं पर कटिहार सीट पर तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। यह कांग्रेस ने भागलपुर सीट से अजित शर्मा को उतारा। इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी ने पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को उतारा, जो जेडीयू छोड़कर के आई है। वहीं पर बांका सीट पर आरजेडी ने जयप्रकाश यादव को उतारा है। कांग्रेस के सामने किशनगंज को बचाए रखते हुए सीमांचल इलाके में अपनी सीटें बनाने
की चुनौती है। वहीं पर कांग्रेस और जदयू के लिए दूसरा चरण का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जदयू सभी 5 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो फिर वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर उतरी है। नीतीश कुमार लगातार सीमांचल और पूर्वी बिहार में डेरा जमाए हुए हैं, तो फिर वही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भागलपुर में चुनावी रैली कर चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कटिहार और किशनगंज में चुनावी सभा भी अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग चुके हैं। दोस्तों, आए दिन मीडिया के सामने और जनसभाओं में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बातें करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने ही संसदीय क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोगों ने भारी विरोध किया, लेकिन गनीमत ये रही कि विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर गिरिराज सिंह का काफिला दूसरे रूट से निकल गया। विरोध करने वाले युवक हाथ में काला झंडा लेकर के सड़क पर गिरिराज सिंह के विरोध में नारेबाजी करते रहे। जब मामला बछवाड़ा प्रखंड के दियारा क्षेत्र के दादूपुर पंचायत के श्रवण टोला की है, जहाँ बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह जनसंपर्क करने के दौरान दादूपुर जाने वाले थे, जहां युवाओं ने हाथ में काला झंडा लेकर के गिरिराज सिंह मुर्दाबाद और गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगाते रहे। वहीं पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद बेगूसराय सांसद ने दियारा क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया है। दियारा क्षेत्र के सड़क का भी हालात जर्जर है और दियारा क्षेत्र से वोट बार बार दिया जाता है, लेकिन विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। वहीं युवाओं ने रोड नहीं तो फिर वोट नहीं के नारे लगाए। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में लोकसभा चुनाव के मतदान के 6वें चरण में वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले मशान थाना गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इस दौरान गांव के लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं करने का मन बना लिया है और नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को वोट दें। जब लोग गाँव में घूम घूम करके सभी से वोट नहीं लेने की अपील कर रहे हैं, इसके साथ ही गाँव में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। जब बिहार के गोपालगंज के मशान थाना गाँव में ग्रामीण मतदाता का बहिष्कार कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह यहाँ सारण तटबंध की मरम्मत का काम नहीं हो पाया है। ऐसे में गांव वाले नेताओं से नाराज हैं, जहां अब ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया है। ये गांव सदर विधानसभा के अंतर्गत आता है और फिर वर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का गृह पंचायत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। इसी बीच पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ खुल करके सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूर्णिया की जनता या तो बीमा भारती को वोट करेगी या फिर संतोष कुशवाहा को वोट करे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनते ही जनता की भीड़ में से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जब पप्पू यादव के समर्थक पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, जब पप्पू यादव के समर्थकों ने पूर्णिया का सांसद कैसा हो पप्पू यादव जैसा हो का नारा लगाया। दरअसल आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। जहां तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत कोरा प्रखंड के मिलन चौक स्थित चंटू टोला में सभा को संबोधित कर रहे थे। जहां सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग किसी धोखे में नहीं आइए। ये चुनाव किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। उन्होंने पूर्णिया की जनता से अपील की है कि या तो इंडिया गठबंधन को चुनिए, बीमा भारती को वोट करिए, या फिर अगर ये इंडिया को नहीं चुन सकते हैं तो फिर बीमा भारती को वोट नहीं दे सकते हैं तो फिर एनडीए को चुन लीजिए। बात साफ है। मालूम हो कि पूर्णिया में बीमा भारती का मुकाबला संतोष कुशवाहा के साथ है। दोस्तों, कटिहार के बलरामपुर से विधायक महबूब आलम ने बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीए लाकर के सीमांचल के खिलाफ साजिश रच रहे अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, जहां ये महबूब आलम ने कहा है, जो कि विधायक हैं बलरामपुर से। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं को सावरकर और गोडसे की औलाद बताया है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए माले विधायक महबूब आलम ने खुले मंच से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो नहीं कहना चाहिए वो भी बोल गए। शब्दों की मर्यादा को तार तार करते हुए माले विधायक ने कहा कि जहां केंद्र सरकार को सांप्रदायिक और फिर फांसीवादियों की सरकार बताया, तो फिर वहीं पर प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा जुमलेबाज बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह का नाम लेकर के बीजेपी नेताओं को अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला और सावरकर और गोडसे की औलाद बता दिया। महबूब आलम ने कहा कि सांप्रदायिक फांसीवादियों की सरकार है। इन लोगों ने जो वादा किया था, आज उस वादे का हिसाब लेना है। 2022 करके किसानों की आय को दोगुना करने का वादा क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास के वादे का क्या हुआ? इन लोगों को जनता की अदालत में जवाब देना होगा। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप बिहार के रहने वाले, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे। जब पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, अहम फैसला सुनाया है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के बाद अब बिहार में 4108 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है, जहाँ इस महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 4108 खाली पदों पर होने वाली नियुक्ति में 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल है। इंटरव्यू के बाद सभी सीटों के लिए जारी किया जाएगा।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा और साथ ही साथ इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी का खुद को जीजा बता दिया। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि मोदी CAA और NRC लागू करके मुसलमानों को नागरिकता से मरहूम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीमांचल की जनता को घुसपैठी बोल करके तौहीन कर रहे हैं। जब उन्होंने आगे कहा कि क्या 10 साल से वे लोग सो रहे थे जब वे हमेशा घुसपैठिया करार देते हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि NRC के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। सीमांचल की जनता के लिए पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भाषाओं में मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए बाबरी मस्जिद के साथ साथ बिल्किस बानो तक का जिक्र किया और केंद्र को जालिमों की सरकार बताई। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को लेकर के पूछे गए सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दूल्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल पूछा गया था कि तेजस्वी यादव लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ऐसी बातें बोल गए जो मर्यादा लायक नहीं है। जी हाँ, ये अमर्यादित भाषा है। जब उन्होंने खुद को तेजस्वी यादव का जीजा बता दे दिया। उन्होंने कहा कि बिना दूल्हे भाई का नाम लिए वो जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को आज तक नहीं मिला था। जब रूस और यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को सकुशल वापस लाने का काम मोदी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश की साख विदेशों में बढ़ी है। जहाँ उन्होंने महागठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि गठबंधन को देश की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि भूदान और फिर बासगीत पर्चा की 100 एकड़ जमीन में 90 एकड़ का महागठबंधन के लोगों का अवैध कब्जा है। दोस्तों, बिहार से जदयू सांसद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। फिर जनता ने हिसाब मांग लिया और पूछा कि 5 साल जो रहे आप सांसद, तो उसका हिसाब पहले दीजिए, उसके बाद ही आपको वोट मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि पहले चरण का मतदान खत्म होते ही दूसरे चरण की वोटिंग के पहले ही चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। यह नेता जनता के घर घर जाकर के वोट मांगने पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उसके साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वोट मांगने पहुंचे नेता से जनता उनके पिछले 5 वर्षों का हिसाब मांगते हुए दिख रही है। दरअसल ये वीडियो निवर्तमान सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं, वे हाजीसराय गांव में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। जब वहां पर जैसे ही गांव के लोगों को पता चला है कि सांसद जी वोट मांगने के लिए आए, तो फिर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। जब लोग उनसे हिसाब करने लगे, जब लोगों ने कहा कि बिहार में अगर बाहरी लोग नौकरी करेंगे तो फिर हम लोग गोलगप्पा बेचेंगे। इसके बाद नीतीश सरकार से नाराज युवा शिक्षक भर्ती को लेकर के सवाल करने लगे। वीडियो में युवा कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब नौकरी यूपी, एमपी और फिर झारखंड के युवाओं को दे दिए तो फिर वोट भी उनसे ही जाकर के मांगिए। 45,000 बाहर के लोगों को नौकरी मिली है, जब उनको अगर नहीं देते तो फिर यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। युवाओं ने कहा है कि बिहार में नौकरी अगर उनको मिलेगा तो फिर हम लोग गोलगप्पा बेचेंगे। दोस्तों, वीआईपी प्रमुख मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को बांका और पूर्णिया में महागठबंधन आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जहां अपने भाषण के दौरान मुकेश सहनी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने चुनावी सभा में मौजूद लोगों से केंद्र की मोदी सरकार को बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता से झूठ बोलने वाली सरकार कभी भी आम जनता का भला नहीं कर सकती। मुकेश सहनी ने जोर देकर के कहा कि आज भाजपा के लोग प्रति महीने 5 किलो अनाज देने का ढिंडोरा पीट करके इसे विकास से जोड़ करके बता रही है। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि 10 साल तक सत्ता में रहने वाली सरकार 5 किलो अनाज की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार भी राशन देने का काम कर रही थी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बच्चे पैदा करने वाले बयान पर सियासी घमासान बरकरार है। जब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भीमराव अंबेडकर से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक किसके कितने भाई बहन हैं सब गिना दिए। नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आजकल वे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है। जो लोग उनसे बुलवा रहे हैं उन्हें हम बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर 14 भाई बहन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 14 भाई बहन थे, मुख्यमंत्री भी 5 भाई बहन हैं, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी 7 भाई बहन थे, जब पीएम मोदी 6 भाई बहन हैं। इस तरह के बयान जो लोग मुख्यमंत्री से दिलवा रहे हैं, उन्हें पहले ये सब देखना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की विकास की बात होनी चाहिए।
दोस्तों, दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए सभी उम्र के लोगों को लाइफस्टाइल और फिर आहार को ठीक करने की सलाह दी जाती रही है। जहाँ इसके अलावा रक्तचाप और फिर कोलेस्ट्रॉल की नियमित तौर पर जांच करते रहना भी आवश्यक माना जाता है। जहाँ पर हालिया रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है वो कई प्रकार से चिंता बढ़ाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की हालिया रिपोर्ट में देश में रक्तचाप के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी को लेकर के चिंता जताई है, यानी कि ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूकता में लोगों की बहुत कमी है। जी हाँ, विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत में 18 से 54 आयु वर्ग के लगभग 30% व्यक्तियों ने कभी भी अपना रक्तचाप की जांच नहीं कराई है, यानी कि ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कराई है। वहीं पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, गुजरात और नागालैंड जैसे देशों में लोग ब्लड प्रेशर की जांच को लेकर के जागरूक नहीं है। गौरतलब है कि ब्लड प्रेशर की अनियंत्रण स्थिति को हृदय रोग, हार्ट अटैक और फिर स्ट्रोक के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक माना जाता है। जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी लोगों को नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते रहना चाहिए, भले ही आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत ना रही हो। दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को संसद में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को रेखांकित करते हुए मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की एकमात्र मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट किशनगंज में एक रैली को खिताब करते हुए ये बातें कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा RSS ने AIMIM पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ होने का झूठा इल्जाम लगाया। 2004 की शुरुआत में हमने सिकंदराबाद में एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा कहना है कि आजादी के बाद से देश में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन सांसद बनने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या सिर्फ 20 ही रही है, तो फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लोकसभा में एक संशोधन बिल पेश किए जाने को लेकर के याद करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुझसे कहा कि आप एक संशोधन बिल लाना चाहते हैं, लेकिन आपका समर्थन करने वाला कौन है? शायद कोई नहीं होगा। तो मैंने जवाब दिया है कि अल्लाह मेरे साथ है। जी आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि मेरा तर्क है कि मुस्लिम और फिर पिछड़ा वर्ग मिलकर के कुल आबादी का लगभग 65% हिस्सा है, जहां हम इस विशाल सामाजिक वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया है कि उनकी बातें जब कई ओबीसी संगठनों तक पहुंची तो फिर उनके नेता उन्हें धन्यवाद देने लगे और कहा कि ओबीसी साहब, केवल आपने और आपकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया। AIMIM ने बिहार की 40 में से 1 दर्जन से अधिक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।